ना तुझे पीछे का छोड़, पीछे नहीं तुझे मुड़ना है। करियर विले है तो सिलेक्शन पक्का, तू रुकी हुई सफलता की गाड़ी को दे धक्का। पक्का पक्का रह जाए वो जो तुझे कोसता था, नो बॉल पे भी मार रोहित जैसा छक्का। करियर विले है तो सिलेक्शन पक्का, तू रुकी हुई सफलता की गाड़ी को दे धक्का। हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। गुड मॉर्निंग शिवम, मोनिका, अजीत, कुंदन। भाई सबसे पहले एक बार बताना आवाज कैसे आ रही है, क्लियर है क्या आवाज? ऑडियो और वीडियो दोनों के बारे में बताएंगे, कैसा माहौल चल रहा है। थोड़ा सा सेटिंग चेंज हुई है लेकिन से ना भी कुछ, एक बार कंफर्म कर दो कि आवाज सही आ रही है क्या। दिव्या, ऋचा, गोविंद, गुड मॉर्निंग। अमित भाई जब हो जाएगा पता चल जाएगा, रोज एक क्वेश्चन मत पूछा करो, ठीक है? ऑडियो ठीक नहीं है, शिवम कह रहा है। आवाज साफ नहीं आ रही यार, ये तो गड़बड़ हो जाएगी। एक सेकंड रुको। हेलो 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 हेलो, अब बताना। हेलो हेलो, अगर थोड़ा सा और चेंज किया है, जब तक सही ना आए तो बताना। मतलब ये भी नहीं कि मतलब लग रहा हो कि हाँ सर काम चल जाएगा। और देखना कैसी है वॉइस, थोड़ा सा कुछ और चेंज किया मैंने। हम्म, हेलो 1 2 3 7 9 10, कुछ फर्क आया अभी? हम्म, सही ना है तो बताना। मतलब ये भी नहीं लग रहा हो कि हाँ सर काम चल जाएगा। क्लियर तो हो गया? ओके, अब बोले। मैं एक काम करता हूँ। ठीक, चलो। एक्चुअली क्या है कि जो अपना मेन है ना ये इससे जुड़ा हुआ, वो उसमें थोड़ा सा कुछ गड़बड़ हो गया था रात। तो मैंने दूसरा माइक लगाया आज, तो डेली वाला लगता है ना दूसरे वाला। अब मैंने देख लिया मोबाइल में चला के, ठीक चल रही है, बिल्कुल साउंड क्लियर है। ये हो सकता है अगर किसी का मोबाइल थोड़ा सा पुराना हो, उसे हल्की सी वॉल्यूम कम लग रही हो, वैसे तो आवाज तो क्लियर है। ठीक है, थोड़ी देर में आप एडजस्ट हो जाओगे इससे। आज शाम को मैं करता हूँ कुछ इसका, आज की क्लास एडजस्ट कर लेना, कल से फिर आप अपना पुराने वाला ही लगा देंगे, ठीक है? अरे भाई अमित, मूड मत खराब कर सुबह सुबह, ठीक है? पढ़ लें हैं। अब आगे बढ़ते हैं हम। एक लिखेंगे बच्चों यहाँ पे हम पास्कल्स लॉ, पास्कल का नियम। तो लिखेंगे पास्कल्स लॉ, पास्कल का नियम। पास्कल का नियम, देखो पास्कल का लॉ क्या है, इसकी स्टेटमेंट क्या है, वो तो हमें ध्यान रखना ही है। लेकिन पास्कल के लॉ से क्वेश्चन जो हमारा मेन इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ना, पेपर में कहेगा कि भाई ये बताओ कि हाइड्रोलिक ब्रेक, जो अपनी गाड़ी में ब्रेक लगाते हैं ना, आपकी गाड़ी चल रही है 100 की स्पीड पे, आपने हल्का सा पंजा दबाया और आपकी गाड़ी रुक गई। आपको लगता है कि हम तो बाहुबली है, हल्का सा पैर ऐसे दबा रहे हैं ब्रेक को, और इतनी बड़ी गाड़ी रुक जा रही है। तो इतनी बड़ी गाड़ी रुक कैसे गई? आपको अपने ऊपर लग रहा होगा कि हाँ मेरे अंदर बहुत ताकत है। नहीं, एक्चुअल में यहाँ पर आप तो ताकत बहुत ही कम लगा रहे हैं, लेकिन वो थोड़ी सी भी ताकत गाड़ी के जो टायर होते हैं उनको बहुत भयंकर बन जाती है। वो पास्कल के नियम की वजह से होता है। पास्कल का नियम क्या है उसे भी हम समझेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कौन कौन सी चीजें ऐसी हैं जो पास्कल लॉ पर काम करती हैं। अगर कहीं पर लिखा गया हाइड्रोलिक शब्द, हाइड्रोलिक ब्रेक जो हमारी गाड़ी में लगते हैं, हाइड्रोलिक ब्रेक या हाइड्रोलिक लिफ्ट, कोई चीज रखी है और उसे बड़ी इजिली ऊपर उठा देते हैं, तो हाइड्रोलिक ब्रेक हो गए। सब गाड़ी धुलवाने जाते हो ना, तो वो एक गाड़ी को एकदम खड़ी की जाती है और फिर वो आराम से गाड़ी इजिली ऊपर उठ जाती है।
तो हाइड्रोलिक ब्रेक हो, हाइड्रोलिक लिफ्ट हो, जहां पर भी हाइड्रोलिक शब्द आ गया वो यानी क्यों पास्कल के नियम पर काम करेगा। ये पास्कल का नियम क्या है आएंगे। पहले पास्कल के नियम के हम एग्जांपल्स देख लेते हैं कि अगर पेपर में आ जाए कि हाइड्रोलिक ब्रेक किस घटना पे काम करता है तो हमारा आंसर क्या होगा, पास्कल का नियम। हाइड्रोलिक ब्रेक या हाइड्रोलिक लिफ्ट जो है ये पास्कल के नियम पर कार्य करते हैं। ठीक, हाइड्रोलिक ब्रेक या हाइड्रोलिक लिफ्ट किस पर काम करेंगे, पास्कल के नियम पर। अभी पास्कल लॉ क्या है, अब इस बात हम दोनों थोड़ा टाइम से आया करो क्लास में, 9:30 का मतलब 9:30 बजे आया पे हम पास्कल ने क्या कहा हमारे से वो स्टेटमेंट देखता हूँ, फिर मैं सब बताऊंगा आपको कि लिफ्ट कैसे काम करती है पास्कल के नियम पर। देखो पास्कल साहब ने हमारे से कहा भाई मान लो किसी कंटेनर में कोई फ्लूइड भरा है। फ्लूइड का मतलब मैंने आपको बताया था पिछली क्लास में, कोई लिक्विड या गैस भरी हुई है। अब मान लो किस कंटेनर में कोई फ्लूइड है। फ्लूइड में मैंने क्या कर लिया, मैंने मान लिया कोई ऑयल भरा है, कोई तेल भरा है या पानी भरा है, कोई गैस, जो भी आपको मन करे। तुमने कहा अरे आगे हाँ, तो उन्होंने क्या कहा हमारे से कि किसी कंटेनर में अगर कोई फ्लूइड भरा हुआ हो, कोई लिक्विड या गैस भरी हुई हो, तो आप उस फ्लूइड के किसी एक हिस्से पर कुछ प्रेशर लगाओ। मान लो मैंने यहाँ पर प्रेशर लगाया, कोई चीज ऐसे यहाँ पर रखकर ऐसे, और मैंने ऐसे दबा दिया। ठीक, जब इसे पुश करूंगा तो यहाँ पर कुछ प्रेशर लगेगा। तो उन्होंने कहा कि अगर आप किसी फ्लूइड के किसी हिस्से पर कोई दाब लगाए, कोई प्रेशर लगाए, तो प्रेशर पूरे लिक्विड में, पूरे के पूरे फ्लूइड में इक्वली ट्रांसमिट होता है, समान रूप से संचारित होता है। इसका मतलब यह है कि मान लो मैंने यहाँ पे से पुश किया और यहाँ पे मैंने मान लो कि 20 पास्कल का प्रेशर लगा दिया, तो आपने इस वाले हिस्से पर फ्लूइड के 20 पास्कल का प्रेशर लगाया, वही 20 पास्कल का प्रेशर यहाँ भी पहुंच जाएगा, फिर यहाँ पे पहुंच जाएगा, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यानी कि पूरे के पूरे फ्लूइड में 20 पास्कल का प्रेशर ही ट्रांसमिट हो जाएगा। नहीं कोई भी फ्लूइड अगर कहीं भरा है, पुश किया आपने हल्का सा, आपने एक हिस्से को दबाया 100 पास्कल से या 20 से या 50 से, एक हिस्से पे कुछ प्रेशर लगाओ, वही प्रेशर फिर नीचे वाले पार्टिकल को दबाएगा, उससे नीचे वाले पार्टिकल को दबाएगा, इधर वाला को दबाएगा, यानी पूरे पूरे फ्लूइड में ही वो 100 पास्कल का प्रेशर क्या करेगा, ट्रांसमिट हो जाएगा। अगर आपने 20 पास्कल का लगाया तो 20 का हो जाएगा। तो पास्कल साहब ने कहा किसी द्रव के एक हिस्से पर लगाया गया दाब पूरे द्रव में समान रूप से संचारित होता है। द प्रेशर अप्लाइड एट एनी पार्ट ऑफ ए फ्लूइड इक्वली ट्रांसमिट टू ईच पार्ट ऑफ दैट फ्लूइड, यानी किसी फ्लूइड के एक हिस्से पर जब हम प्रेशर लगाएंगे वही प्रेशर पूरे फ्लूइड में इक्वली ट्रांसमिट होगा। पहले इसकी डेफिनेशन लिख लो, फिर उसके बाद इससे कैसे काम करता है उसको आएंगे हम लिखेंगे। द प्रेशर द प्रेशर द प्रेशर अप्लाइड द प्रेशर अप्लाइड एट एनी part of a fluid, the pressure applied at any part of a fluid equally transmits at each part of that fluid। इन्होंने लिखेंगे किसी द्रव के एक हिस्से पर लगाया गया दाब, किसी द्रव के एक हिस्से पर लगाया गया दाब, किसी द्रव के एक हिस्से पर लगाया गया दाब उस पूरे द्रव में समान रूप से, उस पूरे द्रव में समान रूप से संचारित होता है। किसी द्रव के एक हिस्से पर लगाया गया दाब उस पूरे द्रव में समान रूप से संचारित होता है। तो पास्कल ने जो एक स्टेटमेंट दिया है, एक सिंपल सी स्टेटमेंट से हाइड्रोलिक ब्रेक कैसे काम करता है, वहां पर हम कैसे अप्लाई करते हैं इसे, उस बात को ध्यान से समझना। ठीक है, देखो ये बच्चे मेरे पास मान लो कोई कंटेनर है और इसके अंदर एक फ्लूइड भरा हुआ है, मान लो कोई तेल भरा हुआ है, ऑयल, इस पूरे पूरे कंटेनर के अंदर।
यहाँ बच्चे हमने क्या किया, एक पिस्टन लगा रखी है, ऐसे पिस्टन, ठीक, पिस्टन समझ रहे हो, जैसे इंजेक्शन नहीं होता, इंजेक्शन को सब पुश करते हैं, जब मैं इसे यहाँ से दबाऊंगा तो ये वाला हिस्सा जो है ना यहाँ पे इस फ्लूइड पर टक्कर मारेगा, और एक इस तरह ये है, एक पिस्टन मान लो इधर लगी हुई है, ऐसे कुछ मान लो, ठीक है, ऐसे मान लो इसे, समझो। अगर बड़े ध्यान से समझना बात को, देखो अभी बच्चा हमने क्या किया, एक कंटेनर है, उसमें पूरा फ्लूइड भरा हुआ है, कोई लिक्विड या गैस भरी हुई है। अब यहाँ पर एक पिस्टन हमने लगाई, ठीक, अब मैं इस पिस्टन को पुश करूं, मैंने इसे ऐसे दबाया, बढ़ाया, जैसे मैं इसे बच्चे पुश करूंगा तो ये पिस्टन जैसे आगे की तरफ आएगी, मान लो यहाँ पे पहुंच गई है, जब मैं इसे पुश करूंगा ऐसे, तो पिस्टन यहाँ पर आ गई, और ये जैसे टकराएगी इस फ्लूइड पर, तो मान लो किसी ने इस फ्लूइड पर कुछ प्रेशर लगाया, तो मैंने मान लिया कि चलो 100 पास्कल का प्रेशर लगाया, तो वही 100 पास्कल का प्रेशर यहाँ भी पहुंच जाएगा, यहाँ भी 100 पास्कल, यहाँ भी 100 पास्कल, 100 पास्कल करते 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 इस वाले बड़े वाले हिस्से पर भी कितना प्रेशर लगेगा, 100 पास्कल का ही लगेगा। अगर आपने यहाँ पे कुछ प्रेशर अप्लाई किया, जितना प्रेशर आप यहाँ अप्लाई करेंगे उतना ही प्रेशर यहाँ पहुंच जाएगा। अगर यहाँ से मान लो कि आपने इस फ्लूइड पर प्रेशर दिया P1, अगर इस वाली पिस्टन पर जब प्रेशर लगा, अगर वो P2 लगा, तो दोनों प्रेशर बराबर होंगे, क्योंकि पास्कल ने हमारे से क्या बताया है कि आप किसी फ्लूइड के एक हिस्से पर प्रेशर लगाओ। तो मैंने क्या किया, यहाँ से पिस्टन को दबाया, इस वाले हिस्से पर कुछ प्रेशर लगाया, तो जो प्रेशर मैंने यहाँ पे लगाया वही प्रेशर पूरे के पूरे फ्लूइड में इक्वली ट्रांसमिट होता जा रहा, आगे बढ़ता जा रहा, बढ़ता जा रहा, बढ़ता जा रहा, बढ़ता जा रहा, और इस वाले को किसी ने उतने ही प्रेशर से पुश किया, तो जो प्रेशर यहाँ दिया हमने वही प्रेशर यहाँ मिल गया। अब मुझे बताओ, प्रेशर का हमने फॉर्मूला पढ़ा था, फोर्स अपॉन एरिया, यहाँ पर फोर्स प्रेशर P1 है, फोर्स F1 एरिया A1 या फोर्स F2 एरिया A2, ठीक। अब बड़े ध्यान समझना कि जैसे मान लो कि आपकी गाड़ी में जब आप ब्रेक लगाते हैं ना, आपने जब पंजा दबाया, तो आप क्या करते हैं, एक तरफ वाली पिस्टन को पुश किया आपने, बढ़ाया, यहाँ से ब्रेक लगाया आपने, तो जब आप ब्रेक लगाते हैं ना, तो वहां पर अंदर ना जो ब्रेक ऑयल रहता है उसमें जाके आपने फ्लूइड को पुश करते हैं, अपने पैर से आपने दबाया, तो वही फ्लूइड क्या करेगा, जो टायरों के साथ में ब्रेक अटैच है उन पर जाके टक्कर मारेगा। अब यहाँ पे चीज देखना कि जब बच्चे आप यहाँ पर जब अपने पैर से पंजा दबा रहे हैं, ब्रेक का पंजा दबा रहे हैं, तो यहाँ वाला जो एरिया है तो बच्चे एरिया कम है, और जो इधर वाला एरिया है तो एरिया बहुत ज्यादा है। तो मान लो कि जब आपने अपने पैर से पुश किया, उस समय आपने ऐसा मान लो कि उस 50 न्यूटन का बल लगाया है, 100 न्यूटन का जो भी आपका मन करे, तो मान लो कि अपने पैर से पंजे को दबा रहे हैं, उस समय आपने लगाया 100 न्यूटन का फोर्स, 100 न्यूटन का, और यहाँ का एरिया मैंने मान लिया कितना है 10, ये मैंने एरिया मान लिया कि यहाँ का जो एरिया वो 10 है, A1 10 मीटर या सेंटीमीटर स्क्वायर जो भी मानना हो, और यहाँ का जो बच्चे एरिया है ये बच्चे मान लो ज्यादा है, तो ये मैंने मान लिया कि ये है 10, और ये वाला एरिया कितना है मैंने मान लिया कि चलो 50 मान लेते हैं। तो बच्चे जब आपने अपने पैर से पुश किया था इसे, तो मान लो कि उस समय आपने फोर्स कितना लगाया था 100 न्यूटन का, एरिया कितना यहाँ का आप कहेंगे सर 10। अब यहाँ पर जब कितना फोर्स बन जाएगा वो F2 निकालते हैं, और यहाँ का एरिया कितना है 50, तो 0 से कटेगा 0, तो F2 कितना हो गया, F2 हो गया हमारा 500 न्यूटन। तो हमने क्या देखा कि जब मैं अपने पैर से इस पिस्टन को पुश कर रहा था, जब मैंने अपने पैर से ताकत मारी थी, मैंने तो केवल 100 न्यूटन का बल लगाया था, लेकिन ये वाली जो पिस्टल पे भी जितना प्रेशर यहाँ से लगा उतना ही प्रेशर यहाँ लगा, तो ये वाली पिस्टल जब आगे टक्कर मारेगी तो यहाँ से फोर्स लगा रहे हैं 100 न्यूटन का, और जबकि यहाँ पर फोर्स कितना बन गया 500 न्यूटन का, आपने 5 गुना फोर्स को बढ़ा लिया है। तो हम अपनी गाड़ी में करते हैं, जब हम ब्रेक लगाते हैं तो जितना हम फोर्स लगाते हैं उससे कई गुना ज्यादा फोर्स जाके लगता है टायर पे, जो ब्रेक चिपकते हैं उससे। वजह क्या उसकी, क्योंकि यहाँ पर भी जितना प्रेशर आपने अप्लाई किया उतना ही प्रेशर यहाँ भी लगेगा, और आपको पता है कि जो प्रेशर होता है वो होता है फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स अपॉन एरिया। तो हुआ क्या कि जैसे मान लो कि जब आपने फोर्स लगाया था तो मैंने F1 कहा, और जहां पे आपने फोर्स लगाया था वहां का एरिया A1 है, ठीक है। दूसरी चीज, अगर मान लो कि जहां पर आपका बच्चा फोर्स F2 पहुंच गया यहाँ पर, और जो एरिया है वहां पर कितना हो गया आपका, मैंने कहा कि 50, तो आप फोर्स तो लगा रहे हैं 100 न्यूटन का, और वहां पे 5 गुना हो गया 500। तो ऐसे अपनी गाड़ी में जब पंजा दबाते हैं तो जितना भी आप फोर्स लगाते हैं उससे कई गुना ज्यादा फोर्स लग जाता है टायरों पर जाकर। वो कैसे काम करता है, पास्कल के नियम पर, क्योंकि जितना प्रेशर यहाँ लगेगा फ्लूइड पर उतना ही प्रेशर यहाँ लगेगा,
दोनों प्रेशर को मैंने इक्वेट कर दिया। प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया, तो यहाँ पे कुछ फोर्स आपने लगाया, यहाँ का एरिया आपको पता है, और यहाँ पर एरिया आपको पता है, यहाँ पे फोर्स कितने गुना हो गया वो आपको पता चल गया। सर मैं बीएसएफ में और सीपीएफ के लिए तैयारी कर रहा हूँ, कोई बैच शुरू हो सकता है क्या? सीपीएफ के लिए भाई पता नहीं, अगर होगा तो आप कॉल सेंटर पर कॉल कर लेना, ठीक है। तो ये पास्कल के नियम में कि जो स्टेटमेंट है तो याद रखनी है, किसी द्रव के किसी फ्लूइड के एक हिस्से पर लगाया गया प्रेशर दाब पूरे फ्लूइड में इक्वली ट्रांसमिट हो जाता है, पूरे द्रव में समान रूप से संचारित होता है। तो किसी फ्लूइड का एक हिस्से को पुश करो, उतना ही प्रेशर पूरे फ्लूइड में पहुंच जाएगा, हर कोने तक। दूसरा क्या रखना है कि पास्कल के नियम पर क्या चीजें काम करते हैं, जैसा कि हाइड्रोलिक ब्रेक, हाइड्रोलिक लिफ्ट, जहां पर भी हाइड्रोलिक शब्द दिख गया वो हमारे पास्कल के नियम से जुड़ा हुआ है, ठीक, इस चीज को ध्यान रखेंगे। अब आएंगे हम बर्नौलीज थ्योरम पे, बर्नौली की प्रमेय पे। ये जो एसएससी में ज्यादा आता है, ये पास्कल के नियम वाला हाइड्रोलिक ब्रेक किस सिद्धांत पर काम करता है, ये सीएचएसएल में भी कई बार आ चुका है, तो एसएससी वाले बच्चे जरूर याद रखना। और लिखेंगे बर्नौलीज थ्योरम, बर्नौलीज थ्योरम, बर्नौली की प्रमेय, बर्नौली की प्रमेय। बर्नौलीज बच्चे थ्योरम क्या है, इस अभी हम समझेंगे पास्कल के नियम की तरह। जैसे पास्कल के नियम की हमने स्टेटमेंट लिखी, ऐसे इसकी भी लिखेंगे, पर पहले उससे पहले में देखेंगे कि बर्नौलीज थ्योरम पर कौन कौन सी चीजें काम करती है। जैसे कि हाइड्रोलिक ब्रेक तो पास्कल के नियम पर चलेगा, ठीक है। ऐसे आपसे फ्लोट करने के नियम पूछेगा तो हमने आर्किमिडीज प्रिंसिपल में देखा कि वस्तु की डेंसिटी, वस्तु का घनत्व ज्यादा है तो डूब जाएगी, वस्तु की डेंसिटी कम है तो तैरेगी। तो जैसे कि जो चीजें ज्यादा डेंस होती हैं वो डूबती है, और जो कम होती है तब तैरती है। तो तैरने वाली चीजें कहाँ चली गई, आर्किमिडीज में। ब्रेक कहाँ पे चला गया, पास्कल के नियम में। बर्नौलीज थ्योरम पर कौन कौन सी चीजें होंगी वो सब समझेंगे। पहले इसके हम एग्जाम्पल लिख लेते हैं, फिर उनसे देखेंगे कि वो एग्जाम्पल क्यों बने बर्नौलीज थ्योरम के। पहला एग्जाम्पल, एक बड़ा फेमस एग्जाम्पल आता है इसमें, जो एरोप्लेन होते हैं, ये एरोप्लेन किस प्रिंसिपल पे काम करते हैं। जैसे एरोप्लेन रनवे भाग रहा है और फिर वो हवा में जो उठता है, तो एरोप्लेन का हवा में उठना ये किस सिद्धांत पे काम करता है, बर्नौलीज थ्योरम पर। तो एग्जांपल नंबर 1 लिखेंगे, लिफ्टिंग ऑफ एरोप्लेन, लिफ्टिंग ऑफ एरोप्लेन, हवाई जहाज का उठना। तो जो हवाई जहाज हवा में उठता है ये किस सिद्धांत पर काम करता है, बर्नौलीज थ्योरम पर, बर्नौली की प्रमेय पर, ठीक है, लिफ्टिंग ऑफ एरोप्लेन। सेकंड एग्जांपल नंबर 2, बच्चे कभी बार जब तूफान आता, आंधी आती है, तो आपने देखा हो कि जो मकान की जो छतें होती हैं टीन की बनी हुई हैं, छप्पर वाली जो छतें हैं, वो आंधियों में छप्पर उड़ जाते हैं। तो आंधियों में, तूफान में मकान की छतों का उड़ जाना वो भी किस पे काम करता है, बर्नौलीज थ्योरम पर। तो छतें जो उड़ती हैं तूफान में उसे हम बर्नौली थ्योरम से समझा सकते हैं। ब्लोइंग ऑफ रूफ इन स्टॉर्म, तूफानों में मकान की छतों का उड़ जाना, तूफानों में मकान की छतों का उड़ जाना, ये भी किस पर काम करता है, बर्नौलीज थ्योरम पर। तूफानों में मकान की छतों का उड़ जाना। तीसरा इसके अंदर बच्चे लिखेंगे, अट्रैक्शन ऑफ ट्रेन, अट्रैक्शन ऑफ ट्रेन। देखो, अगर आप किसी प्लेटफॉर्म पर खड़े हैं, बिल्कुल चिपक के प्लेटफॉर्म पर, और कोई ट्रेन आपके सामने से पूरी स्पीड से निकले जूम, तो आप ना ट्रेन की तरफ को खिंच जाते हो, चलती हुई ट्रेन में आपका सर लग सकता है। इसलिए कहते हैं कि प्लेटफॉर्म पर या मेट्रो प्लेटफॉर्म पर थोड़ा सा दूर खड़ा होना चाहिए। और दिल्ली मेट्रो वगैरह में तो वहां पर एक लाइन भी बनी होती है, येलो लाइन, और उसमें बोलते हैं, बार बार अनाउंसमेंट करते हैं, लिखा भी होता है कि कृपया पीली रेखा से पीछे खड़े हो, प्लीज स्टैंड बिहाइंड येलो लाइन। क्योंकि अगर आप थोड़ा सा डिस्टेंस बना के खड़े होंगे तो और आपका हल्का फुल्का शरीर झुकेगा भी तो चलती हुई ट्रेन में लगेगा नहीं। अगर आप बिल्कुल ही चिपक के खड़े हो जाएंगे और आपके सामने से कोई मेट्रो बहुत ही स्पीड से आ रही है तो चलती हुई मेट्रो में सर टकरा सकता है, ऑन द स्पॉट आपकी डेथ हो सकती है। फोर्थ लिखेंगे इसके अंदर हम, स्विंगिंग ऑफ बॉल, बॉल का स्विंग करना, स्विंग ऑफ बॉल, बॉल का स्विंग करना, ऐसे सिंपल लिख लो। एक स्प्रे, जो स्प्रे करते हैं ना, जो स्प्रे, इन सब की जो वर्किंग है वो किस पर काम करती है, बर्नौली की प्रमेय पर। अब देखो, हम पहले बर्नौली थ्योरम की स्टेटमेंट समझेंगे और फिर एक दो एग्जांपल लेकर समझेंगे कि बर्नौली थ्योरम यहाँ पर कैसे काम करती है। तो इंपॉर्टेंट कौन कौन से हैं,
हवाई जहाज का उठना बर्नौली की प्रमेय पे काम करता है। तूफानों में मकान की छतों का उड़ जाना, चलती हुई ट्रेन का अपनी तरफ को खींचना, बॉल का स्विंग करना, स्प्रे, ये सब इस सिद्धांत पर काम करते हैं, बर्नौली की प्रमेय पर या बर्नूई। वैसे तो सही जो उसकी प्रोनाउंसिएशन है वो बर्नूई है, बर्नूई, ये एल वगैरह साइलेंट है, बर्नूई, पर हिंदी की किताबों में आपको बर्नौली लिखा मिलेगा, इसलिए मैंने आपको बर्नौली बोल दिया पूरा इसे। वैसे सही क्या है, बर्नूई। जैसे इससे पहले हमने एक डी ब्रोगली साहब ने, डी ब्रोए, इनकी सही प्रोनाउंसिएशन क्या है, डी ब्रोए, जबकि किताबों में क्या लिखा होता है हिंदी की डी ब्रोगली, तो हम डी ब्रोगली पढ़ लेते हैं, डी ब्रोए। ऐसे यहाँ पर भी बर्नूई, तो उसमें क्या लिख दिया हिंदी के वाले बच्चों के हिसाब से बर्नौली। अब उसके स्टेटमेंट देखना क्या है, बड़ी प्यारी स्टेटमेंट है इसकी। इसने कहा कि बर्नौली साहब कहते हैं अगर कहीं पर स्पीड ऑफ फ्लूइड, अगर फ्लूइड बहुत ही तेज भाग रहा हो, यानी कि अगर द्रव की चाल बहुत ज्यादा, द्रव फ्लूइड का मतलब क्या है, हवा, गैस या लिक्विड, कोई भी चीज, तो वो कहते हैं कि अगर बहुत तेज चलता हुआ फ्लूइड, अगर फ्लूइड बहुत ही स्पीड से मूव कर रहा है, तो फास्ट मूविंग जो फ्लूइड होता है, अगर बहुत ही तेज हवाएं चल रही हो, बहुत ही तेज अगर पानी फ्लो कर रहा है, बहुत तेज कोई तेल बह रहा हो, तो फास्ट मूविंग जो फ्लूइड होता है ना, वो लो प्रेशर क्रिएट करता है। कौन सा प्रेशर क्रिएट करता है, लो प्रेशर, कम दाब, लो प्रेशर कम दाब पैदा करता है। यानी कि अगर हवाएं बहुत ही फास्ट चल रही है कहीं पर, तो लो प्रेशर क्रिएट करेंगी। इसका तो बहुत बढ़िया आप एग्जांपल ऐसा देख सकते हैं, आपने कागज की ऐसे एक कागज की स्ट्रिप काटना, इतनी बड़ी, इतना बड़ा कागज ले लेना ऐसे, ऐसा अगर मेरे पास अगर यहाँ पे हो, जैसे मान लो घर पे ऐसे आप ट्राई करके देखना, ये आपने एक कागज की स्ट्रिप ली, ठीक है, देखो मैंने लिया, जब मैं फूंक मारूंगा ना, तो ये स्ट्रिप ऊपर की तरफ उठने लगेगी। क्यों, देखो उठ रही है। इसकी वजह क्या है, जब मैंने अपने मुंह में कागज दबाया और मैं फूंक मार रहा हूं, तो जो हवाएं चल रही है इस कागज के ऊपर बहुत ही तेज चल रही है। और हमने पढ़ा कि अगर बहुत ही तेज अगर फ्लूइड फ्लो कर रहा, फ्लूइड यानी कि गैस या लिक्विड, तो हवाएं भी तो गैस ही है। जब मैं बहुत तेज फूंक मार रहा था, तो जब बहुत ही तेज हवा चल रही थी इस कागज के ऊपर, तो उसने एक लो प्रेशर क्रिएट कर दिया। तो हमने पढ़ा है कि अगर हवाएं बहुत तेज चल रही हो, फ्लूइड बहुत तेज चल रहा हो, तो कम प्रेशर पैदा करता है। अब देखो जब हवाएं अब फूंक मारेंगे, तो यहाँ तक लो प्रेशर क्रिएट हो गया। अब इससे कंपेरेटिवली नीचे जो है, यहाँ की हवाएं तो शांत है, मैं जब फूंक मार रहा हूँ तो ऊपर की हवाएं तेज भाग रही है। जब ऊपर हवाएं तेज भाग रही है, लो प्रेशर क्रिएट हो गया और यहाँ की हवाएं शांत है। यानी कि अगर हवा की स्पीड कम हो, अगर फ्लूइड की स्पीड कम हो, अगर फ्लूइड कम स्पीड पे फ्लो कर रहा है, अगर द्रव की चाल, अगर द्रव की चाल कम है, तो हाई प्रेशर क्रिएट करेगी, हाई प्रेशर, उच्च दाब। और कोई बात को समझना ध्यान से कि जब मैंने मुंह में कागज लिया और फूंक मारी, जितनी तेज फूंक मारूंगा उतना ही लो प्रेशर क्रिएट होगा। तो यहाँ पे तो लो प्रेशर क्रिएट हो गया, यहाँ पे नीचे हवाई शांत है, यहाँ पे हाई प्रेशर है। अब देखो ये जो कागज है, ये जो कागज था मेरा से, जब मैंने फूंक मारी यहाँ पे, तो यहाँ पे तो एक लो प्रेशर क्रिएट हो गया, लो प्रेशर, नीचे हवाई शांत है, तो यहाँ पे हाई प्रेशर है। और आप सभी को पता है कि एक तरफ लो प्रेशर, एक तरफ हाई प्रेशर हो, तो हवाएं हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ को भागती है। जैसे हीट जो है हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ को फ्लो करती है, उसमें हमेशा उच्च तापमान से निम्न तापमान की तरफ को भागती है। और हवाएं चलती है हाई प्रेशर से लो प्रेशर। अब ऊपर जो है हवाएं बहुत तेज चल रही थी, तो लो प्रेशर क्रिएट हो गया। नीचे क्या बच्चे, हवाएं शांत है, तो हाई प्रेशर हो गया। तो क्या करेंगे, जो हवाएं होंगी वो नीचे से ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करेंगे, जो नीचे वाली हवाएं है ना, वो ऊपर की तरफ जाने लगेंगी लो प्रेशर की तरफ को। तो उधर को भागेंगे, तो अपनी ताकत से इस कागज के पन्ने को ऊपर उठा देती है वो। बात समझ रहे हो। तो जैसे मान लो कि जब कभी भी ये अगर ऐसे है, ये आप एक काम करना, जैसे आपके घर में वो नहीं होता जो बाल वाल सुखाने के लिए होता है, हेयर ड्रायर, उसे कभी ऐसे एक कागज सा ले लेना कोई भी, और थोड़ा मजबूत सा ले लेना, और उसके ऊपर हेयर ड्रायर चलाना पूरी, वो तो स्पीड बहुत ही तेज कर देगा, स्पीड बहुत तेज कर देगा, तो यहाँ लो प्रेशर क्रिएट हो गया। यहाँ पे हवाई शांत है, तो हाई प्रेशर है, तो हवाई चलती हाई से लो की तरफ को, तो नीचे वाली हवाई टक्कर मारेंगी, उसे बिल्कुल कागज को सीधा कर देंगे एकदम से। आप घर पे भी देखो, धीरे फूंक मारोगे तो हल्का सा उठता हुआ दिखेगा, जितने तेज फूंक मारोगे उतना कागज ऊपर उठने लगेगा। फिर जितना तेज फूंक मारोगे, जितनी तेज हवाएं चलेंगी, वो जितना तेज फ्लूइड फ्लो करेगा, उतना ही लो प्रेशर क्रिएट हो जाएगा। और नीचे हवाई शांत है, तो हाई प्रेशर, डिफरेंस ज्यादा बनेगा।
तो ज्यादा तेजी के साथ टक्कर मारकर ऊपर उठना चाहेंगी वो, इसलिए ऊपर उठ जाएगा। दोबारा करते हैं, हो गया? ठीक है, आई होप कि आपको थोड़ा समझ में आया होगा कि तेज जो होता है, फास्ट मूविंग जो फ्लूइड होता है वो लो प्रेशर क्रिएट करता है, और अगर फ्लूइड की स्पीड कम हो तो वो हाई प्रेशर को क्रिएट करता है। तो अगर आपसे कोई पूछ ले कि एक पाइप में पानी फ्लो कर रहा है, एक पाइप के अंदर पानी बह रहा है, तो किस पॉइंट पर सबसे ज्यादा प्रेशर होगा, किस पॉइंट पर कम होगा? आप बोलेंगे पाइप में जहां पर पानी की स्पीड सबसे ज्यादा है, जिस पॉइंट पर पाइप सबसे तेज फ्लो कर रहा है, वहां पे जहां पे फ्लो तेज करेगा वहां पे लो प्रेशर लगाएगा, जहां पे धीरे धीरे चल रहा हो वहां पर हाई प्रेशर लगाएगा। तो फ्लूइड चाहे लिक्विड हो चाहे गैस हो, उसकी स्पीड देखकर आप प्रेशर लो कहां पे लगाएगा, हाई कहां पे लगाएगा, ये आप बता सकते हैं। अब इसका जैसे मैंने कागज का बताया उठना, सेम यही प्रिंसिपल होता है आंधियों में मकान की छतों का उठ जाने पे भी। देखो जैसे मान लो ये कोई मकान है, और ये मान लो कि छप्पर का मकान है, कोई ऐसे छप्पर टीन वीन पड़ी हुई है ऐसे। अब लेंटर का मकान तो उड़ेगा नहीं, अभी मान लो इसके अंदर खिड़की विड़की लगी है कुछ, अब तूफान आया, तूफान का लगा कि हवाएं पूरी स्पीड से भाग रही है, अब हवाएं बहुत तेज तेज चल रही है। अब इस मकान के ऊपर की हवाएं चल रही थी बहुत तेज, तो हमें पता है फास्ट मूविंग फ्लूइड, तेज चलती हुई हवाएं, तेज चलता हुआ लिक्विड क्या करता है, लो प्रेशर क्रिएट करता है। जब हवाएं पूरी तेज चलती है तो छत के ऊपर एक लो प्रेशर क्रिएट हो जाता है, कम दबाव का क्षेत्र। जितनी तेज तूफान आएगा उतना ही ज्यादा लो प्रेशर क्रिएट हो जाएगा, जितनी भयंकर स्पीड उतना ही लो प्रेशर। अब ऊपर तो बच्चे लो प्रेशर क्रिएट हो गया, अब नीचे कमरे के जो अंदर है मकान, उसकी हवाएं तो शांत है, और शांत हवाएं आपको पता अगर फ्लूइड की स्पीड कम हो तो हाई प्रेशर क्रिएट करता है। तो यानी कि जब तूफान आता है तो उस समय क्या होता है, जैसे आप जिस कमरे के अंदर भी बैठे हैं, समझ लो इसकी जो छत है वो टीन की मान लो, ये छप्पर ऊपर मान लो, और इसके ऊपर तूफान चल रहा हो, तो जो आपके छत के ऊपर बहुत ही तेज हवाएं भाग के जाएंगी, तो छत के ऊपर तो लो प्रेशर क्रिएट हो गया, अंदर हवाएं बिल्कुल शांत है तो यहाँ पे हाई प्रेशर हो गया, और हवाओं की टेंडेंसी होती है हाई से लो की तरफ को भागने की। अब कमरे के अंदर हाई प्रेशर है, छत के ऊपर लो प्रेशर है, तो अंदर की हवाएं क्या करेंगी, टक्कर मारेंगी छत पर। तो इसलिए आप कभी फील करना, अगर आप तूफान में किसी टीन की छत के नीचे फंस जाओ ना, तो टीन की छत ऐसे करती है ढप 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 आवाज आएगी, देखो, क्योंकि ऊपर लो प्रेशर है, नीचे कमरे के अंदर शांत हवाएं हैं, तो अंदर वाली जो हवाएं हैं उन्हें लो प्रेशर की तरफ को भागना है, तो अपनी ताकत से बार ढप 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 ऐसे, जैसे भी कागज जो मैंने किया था ना, कागज उठ रहा था, ऐसे टीन की छत को भी उठाना चाहिए, ढप 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 करेंगी। अगर मान लो आपने एक आध कोई खिड़की विड़की खुली छोड़ दी, ज्यादा मात्रा में कमरे के अंदर हवाएं घुस जाएंगी और सबको लो प्रेशर की तरफ को भागना है, तो ज्यादा टक्कर मारेंगी छत पे, तो सब फिर बड़े इजीली उड़ा देगी। तो आंधियों में तूफानों में जो मकान की छतें उड़ जाती हैं, वो कैसे काम करता है, बर्नौलीज के थ्योरम पे काम करता है, क्योंकि जब तूफान चलता है तो ऊपर लो प्रेशर होता है, नीचे हाई प्रेशर, इसलिए छत उड़ जाती है। अरे यहाँ तक की बात समझ आई कि नहीं? पहले यहाँ तक का बताओ एक बार, यहाँ तक की बात क्लियर है कि नहीं? कितना तक बताया गया बर्नौलीज थ्योरम में? हम्म, अरे बात समझ में? अरे हाँ कि ना? क्लियर है, रोशन कह रहे हैं, हाँ सही। आ गया भाई? मैं अपने मोबाइल में सुन लूँ कैसी आवाज आ रही है। हम्म, हम्म, हम्म। आ गया भाई? थोड़ा जोर से बोलना पड़ रहा है, तभी देखता हूँ, सब करता हूँ क्लास के बाद कुछ। अच्छा, एक इसमें हम और समझ लेते हैं, एक दो एग्जांपल। ट्रेन के अट्रैक्शन वाला समझो, ट्रेन के अट्रैक्शन वाला। जैसे बच्चे आप मान लो किसी प्लेटफॉर्म पर बिल्कुल चिपक के खड़े हो गए, और कुछ कर रहा हूं मैं जोर से बोलने की, चिपक के खड़े हो गए आप मान लो, ठीक है, और आपके सामने से ट्रेन गुजरी, तो बच्चे अगर आपके सामने ट्रेन गुजरेगी तो होगा क्या, जैसे आपके सामने आगे भी हवाएं हैं पीछे भी हवाएं हैं, जब ट्रेन आती है ना
तो वो आपके आगे की हवा को खींच के आगे ले जाएगी, यानी आपके आगे हवाएं बहुत ही स्पीड से मूव करती हैं। तो जैसे आप बिल्कुल प्लेटफॉर्म पर चिपक के खड़े थे, आपके आगे की हवा बहुत ही स्पीड से निकली, बहुत भयंकर स्पीड से, तो आपके आगे के लो प्रेशर क्रिएट हो जाएगा, कम दाब का क्षेत्र। लेकिन कमर के पीछे तो हवाएं शांत है, तो पीछे हवाएं थी बेटा कैसी, शांत हवाएं। और आगे कैसी हवाएं हैं, जब ट्रेन हवा को खींच के आगे लेके चली गई तो आगे हवाएं बहुत तेज भाग रही है, तो आगे आपके हवाएं तेज चल रही है, तो फास्ट मूविंग हवाएं लो प्रेशर क्रिएट करेंगी। कमर के पीछे हवाएं शांत है तो हाई प्रेशर होगा, कमर के पीछे हाई प्रेशर और आगे लो प्रेशर हो गया। और आपको पता है हवाएं चलती है हाई से लो की तरफ को, तो जब भी पीछे की हवाएं आगे भागना चाहेंगी ना, तो साथ में आपकी कमर को भी टक्कर मारते हुए निकलेंगे। तो इसलिए हो सकता है कि खड़े खड़े आपका मुंह चलती हुई ट्रेन में टकरा जाए। तो जब बहुत तेज हवाएं चलती है, बहुत तेज ट्रेन चलती है, तो आपका जो मुंह चलती हुई ट्रेन पर लगता है, उसकी वजह यही है कि जब हवाएं बहुत तेज चलेंगी तो लो प्रेशर हो गया, पीछे हाई प्रेशर है, तो पीछे की हवाएं भाग के आगे आ रही है, आप नॉर्मली ऐसे खड़े थे, खड़े खड़े ऐसे हो जाओगे। तो इसलिए हम क्या करेंगे, कोशिश करेंगे कि डिस्टेंस बना के खड़े हों, क्योंकि जब ट्रेन निकलेगी तो बिल्कुल जहां से ट्रेन निकल रही है ना, वहीं पे तो लो प्रेशर है बहुत ज्यादा, तो आपके पास तक आते आते आगे पीछे में उतना डिफरेंस नहीं रहेगा, तो माहौल ठीक रहेगा। तो हमें बहुत ही ज्यादा चिपक के खड़े होने की जरूरत नहीं है। जैसे इसमें एक बॉल का स्विंग करने वाला बच्चा कई बार पूछ लेते हैं कि सर बॉल के स्विंग वाला ही बता दो। देखो ये बॉल स्विंग कैसे करती है, तो जैसे बिल्कुल नई बॉल है, तो बिल्कुल नई बॉल का तो क्या है, जैसे कि उसकी जो सीम होती है ना, सीम जहाँ पे सिलाई होती है, वो अगर आपने मान लो फर्स्ट स्लिप की तरफ को की, ऐसे फेंकी बॉल, तो मान लो कि वो आउट स्विंग करेगी। थोड़ा सा उसकी जो आपने सीम जो है अंदर की तरफ को रखी तो इन स्विंग कर रही है, बिल्कुल नई बॉल है। लेकिन आपने देखा होगा जैसे जैसे ओवर आगे की तरफ को बढ़ते हैं, तो टीम में 2-3 खिलाड़ी ऐसे होंगे जो बॉल के एक हिस्से पर पसीना लगाकर, थूक लगाकर उसे रगड़ना शुरू कर देंगे। उनका मेन मकसद ये होता है कि बॉल के एक हिस्से को बिल्कुल चिकना रखा जाए, और एक हिस्से पर कोई काम नहीं करेंगे। तो डिसाइड कर लेते हैं कि जिसमें मार्कर बना हुआ है ना, कुछ लिखा हुआ है कि ड्यूक की बॉल है, एमजी कुछ भी लिखा हुआ है, कि जिसमें कुछ लिखा हुआ है उस वाले हिस्से को हम चिकना रखेंगे, दूसरे वाले हिस्से को छोड़ देंगे। ठीक है, अब आपने बॉल ली, अब बॉल का एक हिस्सा हो गया चिकना, एक हो गया रफ हिस्सा। तो मान लो कि जो ढक्कन वाला हिस्सा ये रफ है, तो इधर वाला हिस्सा आपने रगड़ रगड़ के अपने कपड़ों से, अपने पसीने से, इन सबसे आपने उसे बिल्कुल चिकना रखा हुआ है। अब आपने बच्चे बिल्कुल बॉल को ऐसे हवा में फेंका, हवा के अंदर। ठीक, अब जब आपकी बॉल हवा में चल रही होगी, तो कुछ हवाएं तो इस रफ हिस्से से, जिस हिस्से को आपने कुछ नहीं किया, जो खुदरा हिस्सा रफ हिस्सा है, उससे पास करेंगी, कुछ करेंगे चिकने वाले हिस्से से पास। जो बच्चों जो चिकने वाले हिस्से से हवाएं पास करेंगी ना, तो उसको टकरा के इजीली निकल जाएंगी। लेकिन जो हवाएं रफ हिस्से की तरफ से निकलेंगी ना, तो वो रफ हिस्से में फंसकर टर्बुलेंट हो जाएंगी, ज्यादा स्पीड से घूमेंगी। यानी जब बॉल हवा में चल रही होती है ना, तो रफ हिस्से की तरफ हवाएं ज्यादा तेज घूमती हैं, चिकने हिस्से की तरफ उनके लिए कोई इतना रेजिस्टेंस प्रतिरोध नहीं है, तो वहां से इजीली निकल जाती हैं। तो चिकने हिस्से की तरफ को हवाओं की स्पीड रहती है कैसी, हमारी कम, और जो रफ हिस्सा होता है वहां पे हवाएं फंस जाती है, रेजिस्टेंस मिलता है, टर्बुलेंट हो जाती है, तो यहाँ पे स्पीड रहती है ज्यादा। तो आपको पता है जो खुदरा हिस्सा अगर उस तरफ को स्पीड ज्यादा होगी, तो हमें पता है कि फास्ट मूविंग जो हवाएं होती हैं, जब फ्लूइड तेज भागता है, तो जब तेज भागता फ्लूइड तो लो प्रेशर क्रिएट करता है, कि जब बॉल हवा में चल रही होगी, तो जिस तरफ को रफ हिस्सा है उस तरफ को लो प्रेशर क्रिएट होगा, कम दबाव का क्षेत्र पैदा हो जाएगा। और जो चिकना हिस्सा है, जो बिल्कुल स्मूथ सरफेस है, उस तरफ को बच्चे क्या है, हवाओं की स्पीड कैसी है, कम, तो प्रेशर हो जाएगा हाई। तो चिकने हिस्से की तरफ को बच्चे प्रेशर कैसा है हमारा, हाई। रफ हिस्से की तरफ को प्रेशर कैसा है, लो। तो रफ हिस्से की तरफ हवाएं तेज भागती हैं, फंसने की वजह से पिलस जाएंगी, खुदरे हिस्से में हवाएं तेज चलेगी तो लो प्रेशर हो जाएगा। चिकने हिस्से की तरफ प्रेशर है हाई, और आपको पता हवाएं चलती है हाई से लो की तरफ को, तो इधर वाली हवाएं इस तरफ आना चाहेंगी, तो बॉल को क्या कराएंगे, आउट स्विंग कराएंगे। यानी जो बिल्कुल नई नई बॉल होगी ना, वो चिकने हिस्से से अपोजिट साइड में भागती है। रफ हिस्सा जिस तरफ को होगा, रफ हिस्सा जिधर को है उधर हवाएं तेज चलेंगी, उधर प्रेशर लो है, हवाएं चलती है हाई से लो की तरफ को। तो जो बैट्समैन होता है ना, वो ऐसा देख रहा होता है कि चिकना हिस्सा किधर है, तो मान लो उसे दिखा कि चिकना हिस्सा अंदर की तरफ है, अंदर वाली साइड, पर रफ हिस्सा इनकी बाहर होगा, यानी कि बॉल बाहर की तरफ को जाएगी, तो वो बल्ले को पहले से उठा देगा, उसे पता है कि बॉल आउट स्विंग होने वाली है, क्योंकि दूर से आपको रफ हिस्सा नहीं चिकना हिस्सा दिखता है। तो चिकने हिस्से को देख रहा होता है ऐसे कि अच्छा ये इधर वाला हिस्सा ज्यादा साइन कर रहा है, साइनी साइड इस तरफ है अंदर की तरफ, तो बॉल बाहर। नई नई जो बॉल होती है जो स्विमिंग करती है शुरू में, जिसे हम नेचुरल स्विमिंग करते हैं, वो बॉल कैसे करती है कि वो इस हिसाब से स्विम करेगी कि चिकना हिस्सा जिस तरफ होगा उसके अपोजिट साइड में जाएगी, यानी कि रफ हिस्से की तरफ जाएगी। पर एक आपने रिवर्स स्विंग भी सुना होगा, रिवर्स स्विंग उल्टा होता है। रिवर्स स्विंग में बॉल चिकने हिस्से की तरफ को भागती है, लेकिन रिवर्स स्विंग होती है बॉल थोड़ी पुरानी हो जाए, आपने सुना होगा ना,
कि जब बॉल थोड़ी पुरानी होती है बॉल रिवर्स स्विंग करेगी। क्यों? देखो, जब बच्चे आप बॉल पे लगातार पसीने लगा रहे हैं, ऐसे आप धूप वूप लगा रहे हैं, पूरा का पूरा पूरी टीम के 3-4 खिलाड़ी अपना सारा पसीना जो है बॉल के एक हिस्से पर झोंक दे रहे हैं, तो जिस हिस्से को आप चिकना कर रहे हैं वो चिकना कैसे कर रहे हैं? पसीना लगा लगा के, रगड़ रगड़ के, ऐसे कर करके। तो होता क्या है कि जैसे सर गेम आगे बढ़ता रहेगा, लगातार आप एक हिस्से को पसीने देते रहेंगे, पानी दे रहे हैं लगातार एक हिस्से को, तो बॉल का चिकने वाला हिस्सा भारी हो जाता है। यानी कि आप बॉल का जो वेट शुरू में बिल्कुल नई बॉल होगी ना, तो सिलाई से जिधर जितना वेट इस तरफ होगा, सिलाई के उस तरफ भी उतना ही वेट होगा, दोनों तरफ वेट सेम होता है। लेकिन जब आप लगातार पसीने देते रहेंगे तो बॉल का एक हिस्सा भारी हो जाएगा। कौन सा हिस्सा भारी हो जाएगा? चिकने वाला हिस्सा। अब बॉल को जैसे बच्चे आप हवा में छोड़ेंगे तो एक तरफ बॉल भारी, एक तरफ हल्की है, तो बॉल ऑटोमेटिकली भारी हिस्से की तरफ को जाएगी। तो अगर चिकना हिस्सा अंदर है तो चिकना हिस्सा, भारी वाला हिस्सा अंदर है तो बॉल अंदर ही आएगी। आपने चिकने वाला हिस्सा बाहर किया, भारी हिस्सा बाहर है तो बॉल बाहर ही जाएगी। तो रिवर्स स्विंग में उल्टा होता है। तो पाकिस्तान के बॉलरों ने शुरुआत की थी बॉल को बनाने की कला उनके पास आई सबसे पहले। तो वो क्या करते थे, मान लो बॉल थोड़ी पुरानी हो गई, उन्हें लग रहा है कि अब वो कि बॉल रिवर्स स्विंग वाले माहौल में आ गई, तो पूरा ऐसा दिखाएंगे कि हाँ भाई चिकना हिस्सा तो अंदर की तरफ है। तो बैट्समैन सोचेगा चिकना हिस्सा तो अंदर है तो बॉल तो बाहर जानी चाहिए। पर नेचुरल स्विंग तो यही कहता है कि चिकना हिस्सा अंदर है तो बॉल जानी चाहिए बाहर की तरफ को। तो जब चिकना हिस्सा अंदर था, उसे लगा कि बॉल बाहर जाएगी, तो बैट्समैन ने ऐसे बैट उठाया और बॉल उसके स्टंप पे आके लगी। तो उन्हें लगा कि भाई ये कैसे हो रहा है। तो फिर वो बाद में ये रिवर्स स्विंग वाले कॉन्सेप्ट और लोगों को भी पता चल गए। खैर, थोड़ा सा वॉल्यूम और बढ़ा के देख लेते हैं। तो बाकी ईयरफोन वगैरह लगा लो भाई, यार किसी को आवाज कम आ रही है तो। ये बर्नौलीज थ्योरम। अच्छा, बर्नौलीज थ्योरम से एक क्वेश्चन ये भी आता है, बर्नौली की परमेट किस सिद्धांत पे काम करती है? ये एनर्जी कंजर्वेशन पे काम करते हैं, ये भी लिख लेना आप। बर्नौलीज थ्योरम, बर्नौलीज थ्योरम वर्क्स ऑन लॉ ऑफ conservation of energy. Bernoulli's theorem works on law of conservation of energy. Bernoulli's theorem works on law of conservation of energy. बर्नौली की प्रमेय ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करती है। ठीक है, अब वॉल्यूम थोड़ी सी और बढ़ा दिया मैंने, इससे ज्यादा बढ़ाऊंगा तो फिर वो आवाज की क्लियरिटी में फर्क आ जाएगा। तो हाँ, जैसे मैं इससे जुड़ी हुई एक पीडीएफ आपके सामने खोलूं, इससे क्वेश्चन कैसे दिखेंगे आपको एग्जाम में। ये है पेपर का, ये कई बार एग्जाम में आता है। टीचर कह रही है फोन के साथ वॉल्यूम सही आ रही है। जो हाइड्रोलिक ब्रेक्स यूज्ड इन ऑटोमोबाइल्स इज ए डायरेक्ट एप्लीकेशन ऑफ। ऑटोमोबाइल में प्रयुक्त हाइड्रोलिक ब्रेक का प्रत्यक्ष अनुप्रयोग है। यानी कहना चाह रहा आपसे कि जो हाइड्रोलिक ब्रेक है ये किस प्रिंसिपल पर काम करता है, ये किस का डायरेक्ट एप्लीकेशन है, किस प्रिंसिपल को हमने समझकर हाइड्रोलिक ब्रेक के बारे में दिमाग में आया। तो क्या है, मैं पता पास्कल लो, पास्कल का नियम, पास्कल के लो पे आप टिक लगा देंगे। ठीक, अच्छा चलो ये क्वेश्चन आप कर सकते हैं, हालांकि इस टॉपिक का नहीं है ये। हेमंत हर्षित, ये करना क्वेश्चन नंबर 24, क्योंकि मैंने आपको पेंडुलम भी पढ़ाई रखा है क्लास में।
सोनू सिद्धांत का गलत था ये। अरे अभी थोड़ी देर पहले तो पढ़ाया है कि हाइड्रोलिक ब्रेक किस पे काम करते हैं। ये बर्नौली थ्योरम बता रहा। अरे बर्नौली की परमे में कहा बताया मैंने ये? बर्नौली की परमे का एग्जांपल अलग है, देखो अजीत भी ये बता रहा है। अरे हाइड्रोलिक ब्रेक पूछा इसने। हाइड्रोलिक ब्रेक, हाइड्रोलिक लिफ्ट पास्कल के नियम के लिए बताया मैंने। बर्नौली थ्योरम के लिए तो क्या बताया? आंधियों में मकान की छतों का उड़ जाना, छत का ऊपर उठना, एयरप्लेन का ऊपर को उठना, बॉल का स्विंग करना, ये सब बताया इसमें। ट्रेन का अट्रैक्ट करना। अभी नहीं कि बर्नौली थ्योरम पढ़ाया, भी तो बर्नौली भी बता दिया। ठीक कह रहा जी मैं भी आया हूं, तो टाइम से आया करो क्लास में। क्वेश्चन नंबर 24, इफ ए पेंडुलम क्लॉक बी टेकन फ्रॉम इक्वेटर टू द पोल इट विल। यदि एक लोलक घड़ी को भूमध्य रेखा से ध्रुव पर ले जाया जाए तो क्या होगा? इसने कहा कि पेंडुलम क्लॉक है, उसे हम इक्वेटर से पोल पर लेके जाएंगे तो क्या होगा? क्वेश्चन का नंबर लिखेंगे पहले 24, फिर आंसर देंगे। राहुल का सबसे पहला आंसर हमारे पास आया। देखो बच्चों ने कहा कि पेंडुलम क्लॉक को इक्वेटर से पोल पे लेके जा रहे हैं, तो घड़ी स्लो होगी फास्ट होगी, सेम टाइम देगी, स्टॉप हो जाएगी, क्या होगा? अजीत का भी कहा। हमने पढ़ा बच्चे टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या पढ़ाया था आपको मैंने? सिंपल पेंडुलम में 2 पाई अंडर रूट L/G, याद आ रहा है? ये टाइम पीरियड का फॉर्मूला था। आप घड़ी को इक्वेटर से लेकर पोल पर, आपको पता है कि इक्वेटर पर जी की वैल्यू सबसे कम होती है और पोल पर जी का मान होता है ज्यादा। यानी कि जब आप इक्वेटर से पोल की तरफ लेके जाएंगे पेंडुलम क्लॉक को, तो जी की वैल्यू बढ़ जाएगी। तो जी की वैल्यू बढ़ने का मतलब है कि टाइम पीरियड घट जाएगा। तो टाइम पीरियड घटने का मतलब क्या है? कि वो क्लॉक 1 सेकंड में, मान लो पहले एक चक्कर 1 सेकंड में ले रही थी, तो 1 सेकंड से पहले ही वो उसका एक ऑसिलेशन कंप्लीट हो जाएगा। तो यानी कि 1 सेकंड से पहले काम कर, यानी कि फास्ट हो जाएगी। टाइम पीरियड घटने का मतलब क्या है? समय कम लेना, यानी कि फास्ट हो जाना। भाई जो ट्रेन कम समय लेती है किसी यात्रा को पूरा करने में, यानी कि फास्ट ट्रेन है। जो ट्रेन ज्यादा समय लेगी यानी कि वो स्लो है। तो हर्षित का सी गलत है, गोविंद का सी गलत है, बाकी सबका ठीक है। अरे किसी क्लॉक को आप इक्वेटर से पोल की तरफ लेके जाओगे, तो जो पेंडुलम क्लॉक है ना, पेंडुलम क्लॉक, इनका टाइम पीरियड क्या होगा? घट जाएगा, क्योंकि इक्वेटर से पोल पे लेके जाएंगे तो पोल पर जी ज्यादा होता है, जी ज्यादा होने का मतलब टाइम पीरियड कम। टाइम कम लेना है कि फास्ट हो जाना। एक एक क्वेश्चन ये करना। क्वेश्चन का नंबर भी लिखा कर भाई राहुल। ये एबीसी क्या होता है तो 20 बार बता लिया क्लास में। बैच खत्म होने को आ रहा है, तुम्हें अब तक ये नहीं पता कि आंसर कैसे देना है। 22 है हेमंत। इंक ऑफ ए पेन लीक्स इन एरोप्लेन बिकॉज। हवाई जहाज में पेन की स्याही लीक हो जाती है क्योंकि एटमॉस्फेयर प्रेशर इंक्रीज हो जाता है, प्रेशर ऑफ इंक इनसाइड द इज मोर देन द आउटसाइड प्रेशर, हाई स्पीड ऑफ एरोप्लेन, टेम्परेचर डिफरेंस। देखो बच्चे, आपके पेन में एक इंक भरी हुई है। जब प्लेन बहुत ही हाइट पर जाएगा तो आपको पता है कि ज्यादा हाइट पर प्रेशर लो हो जाता है। तो इंक के बाहर प्रेशर लो है और इंक के अंदर प्रेशर हाई है। तो लिक्विड हो चाहे गैस हो, ये हाई से लो की तरफ को भागते हैं। तो प्रेशर जो होगा इंक के अंदर का वो ज्यादा है और आउटसाइड प्रेशर कम है। तो अब ये आपके यहाँ पे इंक भरी हुई है, अगर आउटसाइड प्रेशर लो है तो इंक क्या करती है? हाई प्रेशर से लो की तरफ को भागेगी, इसलिए इंक निकल जाएगी। ये आ गया है अभी। ये करना 28वां 28 करो भी। 1 मिनट आया है।
क्वेश्चन है बर्नौलीज प्रिंसिपल इज बेस्ड ऑन विच वन अमंग द फॉलोइंग लॉज। बर्नौली का सिद्धांत निम्नलिखित में से किस एक पर आधारित है। तभी हमने पढ़ा कि बर्नौली प्रिंसिपल किस पर आधारित है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ऊर्जा के संरक्षण के सिद्धांत पर। ये भी आ जाएंगे, ठीक है। तो इसमें नॉर्मली हमें जो क्वेश्चन मिलता है बर्नौलीज थ्योरम से, एक तो मिलता है, इसके एग्जांपल ही दिखाई देंगे पेपर में आपको बर्नौलीज थ्योरम से, कि हवाई जहाज का उड़ना, ये सब ऐसे वैसे। सर गैलीलियो का भी पनिशमेंट किया था जब उसने सन के अराउंड अर्थ का बताया था, इस निंदा या गोड़ के खिलाफ बोलने का। क्या हो गया भाई सुरेंद्र जी, बीच में है चलते चलते आपको इस निंदा कहां से याद आ गई। अब एक हम पढ़ेंगे बच्चे इसमें आगे, सरफेस टेंशन पृष्ठ तनाव देखेंगे। सरफेस टेंशन पृष्ठ तनाव, सरफेस टेंशन पृष्ठ तनाव, ये बढ़िया है। इससे कई एग्जांपल अभी हम देखेंगे पीडीएफ से सरफेस टेंशन के। इसकी डेफिनेशन, एग्जांपल, सब कुछ इंपॉर्टेंट है। जो भी बताऊंगा सब कुछ आपको पीडीएफ के अंदर दिखेगा अभी। तो सरफेस टेंशन पृष्ठ तनाव क्या है, पहले सरफेस टेंशन को समझने की कोशिश करो। तो दुनिया में जितने भी लिक्विड हैं, जितने भी तरल हैं, इन सबकी एक टेंडेंसी होती है, दुनिया का हर एक लिक्विड कम से कम एरिया ऑक्यूपाई करना चाहता है। वो चाहता है कि वो कम से कम क्षेत्रफल में रहे, वो ज्यादा फैलना नहीं चाहता, वो कम से कम जगह को घेरना चाहता है। अगर मैं भी आज से चाहूं कि वो मुझे कम से कम एरिया ऑक्यूपाई करना है, कम से कम जगह घेरनी है, तो मुझे थोड़ा सुकुड़ के रहना पड़ेगा, तभी तो मैं कम जगह घेरूंगा। देखो ऐसे आप अपनी बॉडी को करो, जैसे आप सुकुड़ने लगोगे ना, तो आपको अपनी बॉडी में खिंचाव सा महसूस होगा। तो ऐसे कोई भी लिक्विड जो है वो अपने आप को चारों तरफ से सुकोड़ कर रखना चाहता है, ताकि वो कम से कम एरिया में रहे। जब बच्चे लिक्विड अपने आप को चारों तरफ से सुकोड़ने लगता है ना, तो उसके सरफेस पर एक खिंचाव, एक तनाव सा आ जाता है। वो खिंचाव बिल्कुल एक झिल्ली की तरह काम करता है। तो वो जो खिंचाव लिक्विड की सरफेस पर आ जाता है ना, जो झिल्ली सी बन जाती है उसके सरफेस पर, जैसे आप अपनी बॉडी को ऐसे कर रहे हैं तो बॉडी में खिंचाव आ रहा है, तो लिक्विड भी अपने आप को चारों तरफ से खींचकर कम से कम एरिया में रखना चाह रहा है। तो वो अपनी उसकी जो टेंडेंसी है कि कम से कम एरिया में अपने आप को रखना है, तो उस वजह से उसके ऊपर खिंचाव सा आ गया। वो खिंचाव एक लेयर की तरह काम करता है, इसलिए पानी के ऊपर मच्छर मक्खी आकर बैठ जाते हैं, वो डूबते नहीं है। आपने देखा होगा कि पानी के ऊपर मच्छर बैठा हुआ है, देखे होंगे ना, धूल मिट्टी टिक गई है, हल्का फुल्का कागज पानी के ऊपर तैर रहा है ऐसे अपने आप से ही। या मान लो कि कोई आपके पास जैसे कोई पेड़ का पत्ता है वो उसके ऊपर टिका हुआ है। तो कोई भी जो चीजें हैं कि, अच्छा सुरेंद्र ठीक है, तो आपसे विवरण पूछेगा कि मच्छर मक्खी कीट पतंगे धूल मिट्टी पानी के ऊपर क्यों टिक जाती है। तो जितने बच्चे हल्की फुल्की चीजें हैं ना, जो पानी के ऊपर ही बिल्कुल अपने आप से आप छोड़ देंगे और ये पानी के ऊपर आपको टिकी हुई दिखाई देंगी, ये सब सरफेस टेंशन पृष्ठ तनाव की वजह से है। अगर पेपर में भारी चीजों को पूछे कि जैसे भाई बड़े बड़े जहाज पानी के ऊपर क्यों तैरते हैं, तो बोलेंगे उनकी डेंसिटी कम होती है, उनका घनत्व कम होता है इसलिए तैरते हैं। भारी चीजें हैं वो कम डेंस होती है इसलिए पानी के ऊपर तैर जाती हैं। लेकिन जो हल्की फुल्की जो चीजें हैं वो पानी के ऊपर बिल्कुल ऐसे बैठ जाएंगी तब भी क्यों नहीं डूबेंगी। उसकी वजह है कि जो पानी का जो खिंचाव है एक लेयर की तरह काम करता है, इसलिए मच्छर मक्खी कीट पतंगे उसके ऊपर इजीली बैठ सकते हैं। इसलिए गर्मियों में एक संदेश आता है रेडियो में कि कृपया अपने कूलर के पानी में एक ढक्कन मिट्टी का तेल मिला दो, या कूलर का पानी डेली चेंज करो, वरना डेंगू हो सकता है, क्योंकि डेंगू का मच्छर साफ पानी पनपता है। अब देखो जैसे पानी के अंदर खिंचाव है, उस खिंचाव का यूज करके मच्छर मक्खी पानी के ऊपर बैठ गया। अगर आप पानी के अंदर केरोसिन ऑयल मिला दें, मिट्टी का तेल मिला दें, तो केरोसिन ऑयल के मिलने से पानी के अंदर का जो खिंचाव है, सरफेस टेंशन है, वो कम होता है। सर खिंचाव खत्म हो गया लगभग। अब मच्छर मक्खी उसके ऊपर बैठेंगे तो डूब जाएंगे, उनके जो अंडे हैं लार्वा वगैरह है वो टिक नहीं पाएगा पानी के ऊपर। इसलिए कहते हैं कि पानी के अंदर आप ये मिला सकते हैं, या पानी के अंदर सर्फ मिलाने से, डिटर्जेंट पाउडर मिलाने से भी पानी का खिंचाव समाप्त होता है। इसलिए अगर आपके कपड़े बहुत गंदे हैं तो आप धोने से पहले क्या करते होंगे, कपड़ों को डिप करके सर्फ के पानी में रख देते होंगे 2-4 घंटे के लिए। ऐसा क्यों करते हैं? तो जब पानी में आप सर्फ मिला लेते हैं तो सर्फ मिलने से पानी के अंदर का खिंचाव समाप्त होता है। अब पानी के अंदर खिंचाव नहीं है, सरफेस टेंशन नहीं है, तो जो भी कपड़ा आपने उसके अंदर डिप किया तो जो पानी है ना वो कपड़े के बारीक से बारीक रेशे तक अंदर तक पहुंच जाएगा। अब सर्फ के अंदर केमिकल तो है, वो अंदर से तक खींच के निकालेगा डस्ट को बाहर। तो ज्यादा अच्छे साफ सुथरे कपड़े आपके कब धुलेंगे,
जब पानी आपके कपड़े के हर एक रेशे तक पहुंचे। अगर मान लो कि पानी हर एक रेशे तक पहुंच ही नहीं पा रहा है तो उतने बड़े कपड़े नहीं धुलेंगे। या दूसरा, अगर और भी अच्छे कपड़े धोने हैं आपको तो पहले पानी को गर्म करो, गर्म पानी में सर्फ मिला के कपड़ों को भिगो के रखो, क्योंकि जब पानी को हम गर्म करते हैं, उबालते हैं, तो वो भी खिंचाव समाप्त करता है। तो पानी गर्म किया, उबाला, खिंचाव समाप्त, सर्फ मिला दिया और समाप्त। अब कपड़े डिप करके रखेंगे तो और बेहतरीन धुलेंगे। अगर ज्यादा गंदे कपड़े हैं, ज्यादा भारी कपड़े हैं, तो उन्हें आपको पता होगी गर्म पानी में हम भिगो के रखते हैं, उसकी वजह यही है। तो पेपर में क्वेश्चन आता है कि मच्छर मक्खी पानी के अंदर क्यों बैठ पाते हैं। हम बोलेंगे मच्छर मक्खी पानी के ऊपर बैठ पाते हैं पानी के सरफेस टेंशन, पानी के खिंचाव की वजह से। दूसरा, खिंचाव को समाप्त करना है, सरफेस टेंशन को समाप्त करना है, तो किसका यूज कर सकते हैं? कपड़े धोने के सर्फ का, डिटर्जेंट पाउडर का, या केरोसिन ऑयल, मिट्टी के तेल का यूज कर सकते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, चाहे मैं कितना भी पढ़ा लूं, क्वेश्चन एक फिक्स रेस में जो आता है कि वर्षा की बूंद गोलाकार क्यों होती है, रेन ड्रॉप स्फेरिकल क्यों होती है, सरफेस टेंशन की वजह से। फिर रेन ड्रॉप क्या है? पानी से बनी है, पानी की बूंद होती है ना, वर्षा की बूंद पानी की, और पानी लिक्विड है, लिक्विड चाहता है कम से कम एरिया में रहना, तो पानी अपने आप को सिकुड़कर चारों तरफ से बिल्कुल बूंद के आकार में बना लेता है। अगर आप कभी घर में ऐसे पानी डालना टेबल पे ऐसे, तो पानी देखना अपने आप को इकट्ठा सा करके सर्कुलर शेप में लेके आना चाहता है। तो पानी जो है, वर्षा की जो बूंदें वो स्फेरिकल गोलाकार क्यों गिरती हैं? क्योंकि आपने मेंसुरेशन में पढ़ा होगा मैथ में कि अगर वॉल्यूम आयतन सेम हो तो सबसे कम सरफेस एरिया, सबसे कम पृष्ठ क्षेत्रफल स्फीयर गोले का होता है। उतना ही वॉल्यूम आप सिलेंडर का ले लो, उतना ही वॉल्यूम आप क्यूब का ले लो, उतना ही वॉल्यूम आप स्फीयर का ले लो। अगर वॉल्यूम बराबर है तो सबसे कम जो जगह घेरेगा वो स्फीयर गोला होता है। तो पानी का इतने, जैसे पानी की ये बूंद है, इतना वॉल्यूम है, पानी का फिक्स है। अब इसी पानी की बूंद ने अपने आपको सिलेंड्रिकल शेप में क्यों नहीं बनाया? इतने ही वॉल्यूम ने अपने आप को कोण में क्यों नहीं बनाया? इतने ही वॉल्यूम ने अपने आप को क्यूब क्यों नहीं बनाया? इतने ही पानी ने अपने आप को गोलाकार ही क्यों बनाया? क्योंकि उतना ही पानी सबसे कम क्षेत्रफल कब घेरेगा? जब वो स्फेरिकल शेप में होगा, गोलाकार। तो मेंसुरेशन में क्वेश्चन आ सकता है कि निम्नलिखित आकृतियों के अगर वॉल्यूम आयतन सेम हो, वही वॉल्यूम सिलेंडर का है, कोण का है, क्यूब का है, अलग अलग का है, स्फीयर का है, तो सबसे कम पृष्ठ क्षेत्रफल, सबसे कम सरफेस एरिया किसका होगा? तो सबसे कम सरफेस एरिया होगा हमारा स्फीयर का, गोले का। तो यहाँ पे लिखेंगे हम फर्स्ट पॉइंट, मॉस्किटो insects etc can sit on water. Mosquito, insects etc can sit on water because of surface tension, because of surface tension. मच्छर मक्खी, कीट पतंगे इत्यादि, मच्छर मक्खी, कीट पतंगे इत्यादि पानी के ऊपर पृष्ठ तनाव की वजह से बैठ पाते हैं। मच्छर मक्खी, कीट पतंगे इत्यादि पानी के ऊपर पृष्ठ तनाव की वजह से बैठ पाते हैं। मॉस्किटो, इंसेक्ट्स एटसेट्रा कैन सिट ऑन वाटर बिकॉज ऑफ सरफेस टेंशन। ये बात बिल्कुल सही लिखा है, जितना कि गर्म सूप हमें स्वादिष्ट इसलिए लगता है। देखो, आप कभी ठंडा सूप लेना, उसे जीभ पर डालना, उतना टेस्ट नहीं देगा। गर्म सूप ज्यादा टेस्ट क्यों देता है? 9th की क्लास में आपने पढ़ा होगा ये। गर्म सूप ज्यादा टेस्ट क्यों देता है? जब सूप को गर्म कर देंगे ना, तो गर्म सूप के अंदर खिंचाव नहीं होगा, तनाव नहीं होगा, तो सूप आपके जीभ के ज्यादा हिस्से को टच करेगा, ज्यादा जो कोशिकाएं हैं, सेल्स हैं, उन्हें टच करेगा तो ज्यादा स्वाद देगा। तो गर्म सूप ज्यादा टेस्ट क्यों देता है? क्योंकि उसके अंदर खिंचाव ही नहीं है। अगर एक चम्मच ठंडा सूप जीभ के कुछ कम हिस्से को टच कर रहा है, उतना ही गर्म सूप एक चम्मच, अगर गर्म सूप लेंगे ज्यादा हिस्से को टच करेगा तो ज्यादा टेस्ट देगा आपको। तो जो चीजें गर्म जिनकी तासीर होती है, जो चीजें गर्म हमें अच्छी लगती है, वो ज्यादा और गर्म होने पर ज्यादा क्यों बढ़े लगने लगती हैं? क्योंकि वो ज्यादा फैलेगी, उनके अंदर खिंचाव कम होता है, जीभ के ज्यादा हिस्से को टच करेंगे वो। तो लिखेंगे मच्छर मक्खी, कीट पतंगे इत्यादि पानी के ऊपर पृष्ठ तनाव की वजह से बैठ पाते हैं। सेकंड लिखेंगे टू रिड्यूस द वैल्यू ऑफ surface tension, to reduce the value of surface tension, kerosene oil or detergent powder is used। हिंदी में लिखेंगे पृष्ठ तनाव का मान कम करने के लिए मिट्टी के तेल या डिटर्जेंट पाउडर का उपयोग किया जाता है। पृष्ठ तनाव का मान कम करने के लिए
मिट्टी के तेल या डिटर्जेंट पाउडर का उपयोग किया जाता है टू रिड्यूस द वैल्यू ऑफ सरफेस टेंशन। केरोसिन ऑयल और डिटर्जेंट पाउडर इज यूज्ड। पेपर में क्या आता है ये 80% केस में केवल अकेला ये आता है। रेन ड्रॉप इज स्फेरिकल ड्यू टू सरफेस टेंशन। वर्षा की बूंद गोलाकार, वर्षा की बूंद गोलाकार पृष्ठ तनाव की वजह से होती है। रेन ड्रॉप इज स्फेरिकल ड्यू टू सरफेस टेंशन। वर्षा की बूंद गोलाकार पृष्ठ तनाव की वजह से होती है। सुंदर कह रहा मैंने न्यूज़पेपर की कटिंग आपके टैली पर सेंड कर दिया। चाहिए न्यूज़पेपर के ये वाला दैनिक भास्कर में कह रहे सुंदर आ जाया कि सूर्य के चारों तरफ अर्थ चक्कर लगाती है, इस वजह से ब्लैस्फेमी यानी कि इस निंदा का केस बिल्कुल सही कह रहे हैं। गैलीलियो ने जब बताया कि भाई जो प्लेनेट है जैसे अर्थ है वो सूर्य के चक्कर काटती है, सूर्य के चक्कर, तो सर चर्च वाले जो लोग थे बड़ा मुद्दा उठाया क्योंकि बाइबल के अकॉर्डिंग तो जो है सूर्य जो है वो जो इटली में ना मेन जो चर्च है उसके चारों तरफ चक्कर काटता है। तो जब इससे कहा गया कोर्ट में कि भाई हम आपको छोड़ देंगे, आपको माफी दे दी जाएगी, आप ये मान लो कि नहीं सूर्य चक्कर काटता, धरती चक्कर नहीं काटती। अब गैलीलियो ने सोचा भाई अब बचना तो है ही। उसने कहा कि हाँ जी सही कह रहे हैं आप, सूर्य जो है धरती के चक्कर काटता है। तो उसने हल्का सा बुदबुदाया पर सही तो वही है जो मैंने कहा। खैर वो बहुत पुरानी बात है, उसे छोड़ो, पेपरों में तो कुछ ना कुछ आता ही रहता है। अब यहाँ पे बच्चे हम कुछ क्वेश्चन देखेंगे। सबसे पहले ये वाला क्वेश्चन करेंगे आप। अब जो जो मैंने आपको लिखवाया ये सारे के सारे पेपर में कैसे दिखेंगे आपको क्वेश्चन। इसने कहा था टेंडेंसी ऑफ लिक्विड ड्रॉप टू कॉन्ट्रैक्ट एंड ऑक्यूपाई मिनिमम एरिया इज ड्यू टू। किसी द्रव के सुकड़कर न्यूनतम आकार घेरने की प्रवृत्ति क्या कहलाती है। तो पहले तो उसने ये पूछ लिया कि कोई भी लिक्विड जो है अपने आप को सुकोड़ कर कम से कम एरिया में रखना चाहता है, उसकी टेंडेंसी को क्या कहते हैं। तो हमने पढ़ा कि कोई भी लिक्विड कम से कम एरिया में रहना चाहता है, अपने आप को सुकोड़ कर गोलाकार बनाना चाहता है, उसकी जो टेंडेंसी है वो क्या कहलाएगी। तो आपका आंसर होगा ए ऑप्शन 26वें का ए, सरफेस टेंशन, पृष्ठ तनाव। हेमंत ने बड़ा अच्छा आंसर दिया इसका, पृष्ठ तनाव। अब इसमें एक क्वेश्चन मैं आपसे चाहूंगा कि आप इसका जरूर आंसर दें। ये क्वेश्चन नंबर 11, गोविंद, सौरभ, राहुल, सोनू, कितना बढ़िया आपने सुनी है कहानी जो मैंने अभी बताई, वो यहां से पता चलेगी। दान, राहुल, कुंदन कुछ आंसर दे रहे हैं। ऋचा, गोविंद ने कहा है ए ड्रॉप ऑफ लिक्विड एज्यूम स्फेरिकल शेप बिकॉज तरल की एक बूंद गोलाकार आकार ग्रहण करती है क्योंकि इंटरमोलिकुलर फोर्सेस स्ट्रॉन्ग इन लिक्विड, ए स्फीयर हैज द लीस्ट सरफेस एरिया फॉर गिवन वॉल्यूम। दिए गए आयतन के लिए गोले के पृष्ठ का क्षेत्रफल सबसे कम होता है, यही रीजन है। लार्ज एरिया तो बिल्कुल ही गलत है क्योंकि सबसे कम एरिया में रहना चाहता है। तो कोई भी लिक्विड जो है वो स्फेरिकल शेप ही क्यों एज्यूम कर रहा है, क्योंकि अगर वॉल्यूम फिक्स है तो सबसे कम स्फीयर जो एरिया होता है वो गोले का होता है। ये सी बता रहा, बताओ राहुल, कि स्फीयर हैज द लार्जेस्ट सरफेस एरिया फॉर ए गिवन वॉल्यूम। अरे भाई क्या सुन रहे हो तुम जब से। कोई भी लिक्विड की टेंडेंसी है कम से कम सरफेस एरिया में रहने की। अगर स्फीयर का एरिया सबसे ज्यादा है तो फिर स्फेरिकल शेप तो एज्यूम ही नहीं करेगा वो। बताओ, सबसे कम जो होता है सरफेस एरिया वो स्फीयर का है, तो इसलिए ऐसा करता है वो।
एक है when the temperature increases the surface tension usually, जब तापमान बढ़ता है तो पृष्ठ तनाव आमतौर पर, तो मैंने आपको इसका जिक्र किया था कि टेम्परेचर के बढ़ने पर क्या होगा, तापमान के बढ़ने पर, टेम्परेचर के बढ़ने पर सरफेस टेंशन की वैल्यू घटती है। टेम्परेचर बढ़ेगा तो पृष्ठ तनाव का मान घटेगा, टेम्परेचर के बढ़ने पर सरफेस टेंशन की वैल्यू घटती है। When the temperature increases, the value of surface tension decreases, तो उसकी वैल्यू घटेगी। एक फिक्स क्वेश्चन है, द शेप ऑफ ए रेन ड्रॉप इज स्फेरिकल ड्यू टू, वर्षा की बूंद का आकार गोलाकार होता है किसके कारण, तो वर्षा की बूंद गोलाकार होती है सरफेस टेंशन पृष्ठ तनाव के कारण, क्योंकि कोई भी लिक्विड जो है कम से कम सरफेस एरिया में रहना चाहता है। ठीक, चलो आज थोड़ा सा वॉल्यूम का हो रहा है दिक्कत, आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल एक लास्ट क्लास होगी मैटर की, ठीक है।